एक वो सिलसिला था जब हर दिन 4-4, 5-5 दफे आपको नरेंद्र मोदी की आवाज सुनाई पड़ जाती थी, चुनाव प्रचार का दौर। और आज वो सिलसिला है कि 4 दिन हो गए, आवाज उनकी सुनाई नहीं पड़ी है। आखिरकार वो बोल कैसे रहे हैं, कोशिश उनकी क्या है, और कोशिश हमने समझने की कोशिश की है। अब काम के जरिए बोलना चाहते हैं। लगातार चुनाव प्रचार, 4-4 भाषण एक दिन में। लेकिन 26 तारीख को जो उन्होंने शपथ लिया राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद से अभी तक कहीं भी कोई भाषण नहीं, कोई बात नहीं। और अगर कुछ बात आ रही है तो वो कि किस तरह से वो शुरुआत कर रहे हैं, काम किस तरह से हो रहा है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, और आखिरकार एजेंडा अगले 100 दिन का क्या सेट हुआ है, वो हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये 100 दिन वाली बात है क्या। लेकिन उसके पहले आपको हम बताते चले कि एक टीम के साथ 26 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, 45 मंत्री। लेकिन उसके बाद आपने दबी जुबान थोड़ी बहुत नाराजगी भी सुनी होगी, और आपने सुना होगा किस तरह से अनंत गीते ने पहले दिन मंत्रिमंडल में अपनी नाराजगी भी जताने की कोशिश की। मंत्रालय नहीं गए, लेकिन अगले दिन सब कुछ ठीक हो गया। और इन सब के बीच ऐसा लगता है कि तय कर लिया गया है कि कुछ मंत्री और जोड़े जाएंगे। जो सहयोगी हैं वो नाराज हैं, और कुछ ऐसे सहयोगी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं उन्हें भी खुश करना। और इसीलिए तय किया गया है कि जून में 8 दिन के संसद सत्र के खत्म होने के बाद आखिरी हफ्ते में मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। और यह खबर हमें सूत्रों के हवाले से मिली है कि इसमें मुरली मनोहर जोशी को जगह मिल सकती है और वो नए रक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं। यहां आपको मालूम है कि रक्षा मंत्रालय फिलहाल एडिशनल चार्ज के तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के पास है। इस विस्तार में मोदी शिवसेना के असंतोष को भी खत्म कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और शिवसेना के कोटे से 2 और सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं। अभी सिर्फ अनंत गीते हैं जिन्हें हेवी इंडस्ट्रीज दिया गया है, लेकिन 18 सांसद आए हैं। बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। आपको बता दें कि 4 जून से 11 जून तक 16वीं लोकसभा का पहला सत्र बुला लिया गया है। 4 और 5 जून को नए सांसदों को शपथ दिलाया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद कमलनाथ प्रोटेम स्पीकर होंगे। सबसे वरिष्ठ सांसद हैं वो इस वक्त लोकसभा में, 9वीं बार लोकसभा के सदस्य बने हैं। उसके बाद जब शपथ हो जाएगा सदस्यों का, तो 6 जून को स्पीकर का चुनाव होगा, और फिर 9 जून को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जिसमें संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ संबोधित करेंगे। और सरकार का विचार क्या है, नीतियां क्या है, एजेंडा क्या है, ये बताया जाएगा उनके द्वारा। अपनी सरकार के बारे में राष्ट्रपति बताएंगे। लेकिन उसके पहले आखिरकार किस तरह का एजेंडा होने जा रहा है, किस तरह से सरकार आने वाले दिनों में अपने किए वादों को डिलीवर करने जा रही है, वायदे कैसे पूरे होते हैं, इसकी एक रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल लगातार तैयार करते चले जा रहे हैं। आज कैबिनेट की दूसरी बैठक थी और मंत्रियों के सामने अपनी 10 प्राथमिकताएं उन्होंने जाहिर कर दी। टॉप 10 मसलन नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाना होगा ताकि वो नतीजों से न डरें। काम करना बंद हो गया था नौकरशाहों का। नए विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए और अधिकारियों को काम की पूरी छूट दी जानी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ऊर्जा और सड़क प्राथमिकताएं होंगी। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि सरकार में काम को लेकर पारदर्शिता हो, मंत्रालयों में आपसी तालमेल बनाने के लिए सिस्टम हो, और जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का जो कोशिश, कहीं ना कहीं यह इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार जनता के लिए ही सब कुछ है। तो यह प्राथमिकताएं, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की भी कोशिश होगी, और यह सबसे बड़ी प्राथमिकता, और निवेश को बढ़ावा दिया जाए। इस देश में निवेश घट गया था, और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो हालात अर्थव्यवस्था के सुधरेंगे। सरकारी नीतियों पर तय वक्त में अमल हो, टाइम बाउंड तरीके से कामकाज हो, प्रधानमंत्री का यह निर्देश है। और साथ ही साथ सरकारी नीतियों में स्थायित्व और निरंतरता, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक मंत्री के आने से कुछ नीतियां बने और उसी डिपार्टमेंट में दूसरे मंत्री आ जाएं तो वो कुछ दूसरी नीति चलाने लगे। और ये सारी बातें प्राथमिकताओं के तौर पर मंत्रियों के सामने रख दी गई हैं, और उन्हें भी कहा गया है आप भी अपनी प्राथमिकताएं तैयार कीजिए।
प्रधानमंत्री ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विषय है, मुख्य मुद्दा उन्होंने कहा गवर्नेंस, सुशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। पहला 100 दिन में हर एक मंत्री अपना अपना टाइम टेबल तय करे, प्राथमिकता क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी। दरअसल कहानी ये थी कि पिछली सरकार में आरटीआई के आने के बाद से समस्या ये शुरू हो गई थी कि कोई भी अफसर अगर कोई बहुत ही संवेदनशील मसले पर कोई निर्णय लेते थे, अपना दस्तखत करते थे, तो उन्हें यह भय होता था कि कल अगर ऐसा होता है कि आरटीआई में यह सवाल कर दिया जाता है और हमारे निर्णय को अगर राजनीतिक दल समर्थन नहीं देते हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो समर्थन नहीं देती है, तो मैं फंस जाऊंगा। और इस कारण से यह समझा गया कि काम धीरे धीरे गति छोड़ते चले गए और आखिरकार पॉलिसी पैरालिसिस, एक शब्द कहा यही गया कि नीति निष्क्रियता ये सामने आ गई और काम नहीं हो रहा है, ये हालात बन गए। और इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा, अफसरशाही को सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, उन्हें अधिकार देना पड़ेगा और उनके निर्णयों के पीछे नरेंद्र मोदी खड़े रहेंगे, ये आश्वासन दिया गया है। और साथ ही साथ कहा यह गया है कि जो वायदे किए गए हैं जनता के साथ बेवफाई नहीं होनी चाहिए। और 100 दिन का कार्यक्रम है। अब देखते हैं कि ये जो 100 दिन है, क्या ये 100 दिन कुछ उसी तरह से सफल होता है। 100 दिन के नाम की एक फिल्म भी बनी थी काफी साल पहले, आपको याद होगा, रहस्य और रोमांच उसमें थी, जैकी श्रॉफ हीरो थे। अब इस 100 दिन में क्या होता है, क्योंकि जो कांग्रेस का 100 दिन था वो तो बड़ा फेल कर गया था और नतीजे आपके सामने हैं। लेकिन इन सब को हासिल करने के लिए विवादों से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन विवाद आखिरकार मानव संसाधन मंत्री का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये आप भी जानते हैं, स्मृति ईरानी कार्यभार संभालते ही योग्यता के विवाद में उलझ गई और आज उन्होंने पहली बार सफाई देने की कोशिश की, सामने आई और उन्होंने 2 हलफनामों के बारे में, ये क्या है, 2004 में क्या लिखा गया, 2014 में क्या लिखा गया, क्या आप ग्रेजुएट हैं, क्या आप नॉन ग्रेजुएट हैं, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आपने 2004 में क्यों लिखा था, 2014 में आपने फिर क्यों लिखा कि आप सिर्फ +2 पास हैं। ये सारे सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि मैं जो कार्य करूंगी, संगठन मेरा मुझे उसी से असेस करेगा, मुझे उसी से जानेगा कि आखिरकार मैं क्या कर सकती हूं। मेरा आकलन करना है तो आप मेरा काम देखिए, डिग्री नहीं। शैक्षणिक योग्यता पर उठे सवाल के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी गुरुवार को मीडिया के सामने आए तो यही समझाना चाहा कि विपक्ष उनका ध्यान काम से भटकाना चाह रहे हैं। सारा विषय इसलिए शायद बनाया गया है ताकि मेरा ध्यान मेरे काम से दूर हट सके। मैंने आज तक मेरे संगठन में जो भी असाइनमेंट पाया वो इसलिए पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे संगठन ने ये परखा है कि मुझ में इतनी क्षमता है कि मुझे जो काम दिया जाए वो काम मैं पूर्णतः करती हूँ। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे मेरे काम के आधार पर आंके। देश की नई मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी योग्यता पर उठे सवालों का करारा जवाब देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में वो चुनौती देती हैं कि जो लोग उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं वो उनके काम का लोहा मानेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने 2 एफिडेविट में अलग अलग योग्यता बताकर झूठ बोला है। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस को स्मृति से अच्छे काम की उम्मीद है। क्या किसी एजुकेशन मिनिस्टर को इस बात की इजाजत दी जा सकती है कि वो राइटिंग में झूठ बोले? इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इसके ऊपर फौरन स्पष्टीकरण देना चाहिए। मोदी साहब जिसको मिनिस्टर बनाना चाहते हैं वो उनका प्रेरोगेटिव है, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव, वो किसको बनाता है या क्या नहीं। उसमें ये कहना कि किसकी तालीम क्या है और किसी तालीम, ये मैं इसमें नहीं जाने वाला। उन्होंने मिनिस्टर बनाए हैं, हमें उम्मीद है कि वो बेहतरी करेंगे लोगों की। कांग्रेस ने पहले स्मृति को मानव संसाधन मंत्री बनाने पर ही सवाल उठाए थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उनकी 2 हलफनामाओं को लेकर हमला बोला कि उसमें 2 अलग अलग योग्यताओं का जिक्र है। हालांकि कांग्रेस के इन आरोपों पर मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट और श्रीनगर से राशिद वानी के साथ दिल्ली से अनामिका रत्ना।
दरअसल कहानी यह है कि आखिरकार प्रधानमंत्री अगर विश्वास किसी व्यक्ति में अपना जाहिर कर रहे हैं तो किसी और को समस्या क्या हो सकती है। अगर उन्होंने स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया है, देश का शिक्षा मंत्री बनाया है, तो फिर आखिरकार दूसरों को क्या समस्या हो सकती है। लेकिन समस्या इसलिए हो रही है कि आम आदमी कहीं ना कहीं यह सोचने लगता है कि लेक्चरर प्रोफेसर बनने के लिए बड़ी आरजू मिन्नतों के बाद आदमी एक निश्चित मुकाम तक पहुंचता है, बहुत मेहनत करता है, एमए पास करता है, यूजीसी की परीक्षाएं पास करता है और उसके बाद ही वो लेक्चरर बन पाता है या नहीं बन पाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री बनने के लिए क्या कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होगा, क्या प्रेरोगेटिव ही चलेगा? लेकिन ये अपने आप में बहस का विषय है और फिलहाल बहस जारी रहेगी। स्मृति ईरानी ने अपना सफाई दे दिया है, लेकिन ये जो सफाई दी गई है ये एक विवाद थी। एक और विवाद उभरा 370 पर, अनुच्छेद 370, और उस पर बहस क्यों हो रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय में एमओएस बने हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने आते के साथ हंगामा कर दिया। उसके बाद अब मोदी सरकार ने अपनी बातें मीडिया तक रखने के लिए आधिकारिक तौर पर 2 लोगों को नियुक्त किया है। 2 मंत्री सरकार की बातें अब मीडिया तक पहुंचाएंगे, प्रवक्ता बनाया गया है उन्हें। खबरों के मुताबिक अब कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ही अधिकृत रूप से सरकार की बात रखेंगे। और ये क्यों हो रहा है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो जाहिर तौर पर वो विवाद जो प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान से उपजा और 370 पर बहस छिड़ गई और फिर बाद में यह समझा गया कि आखिरकार ये बहस क्यों, क्योंकि इसकी जरूरत फिलहाल तो है नहीं। और कश्मीर के चुनाव को लेकर अगर इस बहस को तूल दी जा रही है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का अपना कितना फायदा है या एनडीए का अपना कितना फायदा है, और तय कर लिया गया है। अब आप जितेंद्र सिंह से बात करने की अगर कोशिश करेंगे तो जितेंद्र सिंह अब फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अमूमन पहले वो बातें किया कर रहे थे, लेकिन अब मीडिया से बात करने में वो झिझक रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर छिड़े अनुच्छेद 370 वाले विवाद पर भले ही 2 मंत्री बिठा दिए गए हैं, वही बोलेंगे, लेकिन सहयोगियों को कौन रोक सकता है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने एक कदम आगे बढ़ा दिया इस विवाद को। उद्धव ठाकरे का कहना है कि अनुच्छेद 370 पर चर्चा की जरूरत नहीं है, बल्कि इस पर कदम उठाने की जरूरत है। उद्धव का कहना है कि जो करना है उसे अब कर ही देना चाहिए और वक्त आ गया है, चर्चा से कुछ नहीं होगा। समझा जाता है कि जिस तरह से डायरेक्ट एक्शन में विश्वास करती है शिवसेना, कहीं ना कहीं उसका मिजाज यही कि 370 को खत्म करिए। अब इसके ऊपर ये चर्चा कम होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। जो भी करना है हमें करना चाहिए। 370 को खत्म करना क्या इतना आसान है, क्योंकि 2/3 बहुमत लोकसभा में और राज्यसभा में यह फिलहाल एनडीए के पास है नहीं। लेकिन बहस से कहीं ना कहीं चुनावी और फायदे दूसरे तो साधे जा सकते हैं। और अगर चुनावी फायदे साधने की बात है तो जम्मू कश्मीर के चुनाव थोड़े दूर हैं अभी, शायद इसीलिए इस बात पर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस बात पर विराम नहीं लग रही है वो है राहुल गांधी पर हमले और राहुल गांधी की आलोचना, उनके नेतृत्व की आलोचना। और कांग्रेसी भी अब मैदान में आ गए हैं और किस तरह से आए हैं आपको हम बताएंगे, क्योंकि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है राहुल गांधी के लिए कांग्रेसियों के द्वारा, आपने पहले नहीं सुना होगा। एक छोटा सा विराम।